सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों तक कृषि से संबंधित तमाम नई जानकारियां लगातार पहुंचाते रहते हैं और आप सभी किसान भाई बहन भी उनसे लगातार लाभ उठाते रहते हैं। आज बुधवार है और इस दिन हम आपको पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी इत्यादि की जानकारी लगातार देते रहते हैं। तो वो जानकारी देने से पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। चने की रिकॉर्ड पैदावार 97.9 लाख टन होने का अनुमान। बकाया स्टॉक रहने से यूरिया के आयात में आई कमी और पूर्वोत्तर में होगा खाद्यान्न भंडारण की सुविधा का विस्तार। नमस्कार, मैं हूं अदिति शर्मा। समाचारों के सेगमेंट खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। चना उत्पादक प्रमुख राज्यों में भारी वर्षा और ओलावृष्टि के बावजूद कृषि मंत्रालय को चालू रबी सीजन में चने की रिकॉर्ड पैदावार 97.9 लाख टन होने का अनुमान है। भारत में रबी सीजन में मानसून काफी मेहरबान रहा, लेकिन फसल पकने के समय हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बावजूद कृषि मंत्रालय ने चने की रिकॉर्ड फसल उत्पादन की संभावना जताई है। कृषि मंत्रालय ने फसलों को हुए नुकसान के बावजूद अनुमान लगाया है कि चालू रबी में चने की रिकॉर्ड पैदावार 97.9 लाख टन हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से चने की फसल 10 से 15% तक घट सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने चना उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर 20 लाख टन चना खरीदने के लिए पत्र लिखा है। चने की सरकारी खरीद के लिए केंद्र सरकार ने नेफेड और अन्य एजेंसियों को अधिकृत किया है। देश में खपत के अनुरूप उत्पादन न होने से मांग को पूरा करने के लिए यूरिया का आयात करना पड़ता है, लेकिन वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान देश में यूरिया के आयात में करीब 12% की कमी आई है। किसान खेतों में पैदावार को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। देश में बहुतायत से प्रयोग किए जाने वाले यूरिया का खपत के अनुरूप उत्पादन न होने से मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात करना पड़ता है। लेकिन वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान देश में यूरिया के आयात में करीब 12% की कमी आई है। उर्वरक मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान देश में यूरिया के आयात में करीब 12% की कमी आई है और कुल आयात घटकर 70.8 लाख टन रह गया। इस बारे में उर्वरक मंत्रालय का कहना है कि पिछले वित्त वर्ष में बकाया स्टॉक काफी बचने के कारण आयात सीमित रहा। उर्वरक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012-13 में यूरिया का आयात 80.4 लाख टन रहा था। देश में यूरिया का आयात सार्वजनिक क्षेत्र की 3 ट्रेडिंग कंपनियों इंडियन पोटाश लिमिटेड, एमएमटीसी और एसटीसी द्वारा किया जाता है। उर्वरक मंत्रालय के अनुसार देश में करीब 220 लाख टन यूरिया का उत्पादन होता है, जबकि खपत करीब 330 लाख टन रहती है। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में खाद्यान्न भंडारण की सुविधा के विस्तार के लिए प्रयास तेज करते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में भंडारण सुविधा के विस्तार के लिए 458.56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। किसान भाइयों, पूर्वोत्तर में खाद्यान्न भंडारण एक बड़ी समस्या है। पर्याप्त भंडारण न होने की सुविधा से यहाँ के किसानों को प्रतिवर्ष काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में खाद्यान्न भंडारण की सुविधा के विस्तार के लिए प्रयास तेज करते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में भंडारण सुविधा के विस्तार के लिए 458.56 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत इस राशि से पूर्वोत्तर के राज्यों में 2.92 लाख टन
खाद्यान्न भंडारण के लिए वेयर हाउसों का निर्माण किया जाएगा। भंडारण के कार्य को करने वाली भारतीय खाद्य निगम को यह राशि वर्ष 2016-17 तक इक्विटी के रूप में दी जाएगी। स्कीम के अंतर्गत 236.27 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2014-15 के दौरान खर्च होगी। मौसम में अब गर्माहट आ चुकी है और ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में भी गरज के साथ बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावना है। पश्चिम, उत्तर और केंद्रीय क्षेत्रों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे टमाटर की फसल में 1% पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करें और बैक्टीरिया जनित रोग की निगरानी करते रहें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दाम की सही जानकारी ही किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलवाएगी। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। धनिया की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। इसके पीछे कारण यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसकी फसल को नुकसान पहुंचा है। पिछला स्टॉक कम होने और मांग बढ़ने से धनिया की कीमतें बढ़ रही हैं। घरेलू बाजार में अंगूर की आपूर्ति में कमी आने से अंगूर के दामों में तेजी आ रही है। घरेलू बाजार में पोल्ट्री की मांग सामान्य रहने से अंडे के दामों में स्थिरता बनी हुई है।
खेती से संबंधित खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है और इस मौसम में पशुओं की उचित देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। हालांकि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को लगातार जानकारी देते रहें। खास तौर से दुधारू पशुओं की देखभाल बहुत जरूरी है ताकि उचित मात्रा में दूध देते रहें। उन्हें किस तरह का आहार दिया जाए और उन्हें रोगों से किस तरह से बचाया जाए, आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए देखते हैं ये कार्यक्रम। किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुड़गांव से डॉक्टर RN शर्मा, जो कि पशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल गर्मी जो है बहुत तेज़ हो रही है, धूप बढ़ती जा रही है, तो हमारे जो किसान भाई या महिलाएँ पशुपालन कर रहे हैं या फिर पशुपालन करना चाहते हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके पशुओं से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें? किसान भाइयों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने साथ साथ अपने पशुओं का भी ध्यान रखें ताकि वो इस गर्मी के मौसम में भी ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन कर सकें और उनको, हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो इसके लिए उन्हें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी तो ये है कि किसी भी हालत में पशु को धूप में न छोड़ें, उसको छाँव में बांधें या पशु घर के अंदर रखें। विशेषकर जो दोपहर का समय है उसमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोपहर के समय में जो वातावरण का तापक्रम है काफ़ी अधिक होता है और उसमें पशु को अगर मान लो धूप में रह जाता है तो उसका सीधा असर जो है उसके दूध उत्पादन पर पड़ता है और कई बार ये देखा गया है कि ऐसी स्थिति में पशु बीमार भी हो सकता है। तो जहाँ छायादार पेड़ हों वहाँ पर उसको बांधें और सुबह सुबह उनको नहलाना चाहिए और नहलाने में भी एक सावधानी बरतनी चाहिए कि शरीर पर तो पानी डालें ही, उसके साथ साथ उसके सिर पर पानी ज़रूर डालना चाहिए। सिर पर पानी डालने से उसमें काफ़ी मदद मिलती है और गर्मी का असर जो है कम पड़ता है। उनको सदैव जो है ताज़ा पानी उपलब्ध रहना चाहिए और जैसे मैंने बताया 3 से 4 बार उसको साफ़ पानी पिलाएं और पानी जो है अगर पशु को एक बार भी अगर नहीं मिलता तो उसका सीधा सा दूध जो है वो कम हो जाता है। और ये देखें कि अगर हमारे किसान भाइयों ने जो पशु घर की जो छत है, हम बताते रहते हैं कि 10 से 12 फुट से कम ऊंची होनी चाहिए। ऐसे मौसम में अगर छत किसी हमारे किसान भाई ने टीन की डाल रखी है, जैसा हमारे किसान भाई जनरली करते हैं, तो ऐसे मौसम में उस छत के ऊपर जैसे सरकंडे हैं या ज्वार बाजरे के पूले हैं उनको डाल देना चाहिए ताकि जो छत से जो है उसको गर्मी ना लगे और पशु जो है आराम से आराम रह सके। डॉक्टर साहब, अभी तो आपने जैसे ये बताया कि हमें पशुओं का किस तरह से इस समय ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई जो नस्लों का चुनाव किस तरह से करें। जहाँ तक नस्ल की बात है, हम अपने किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि अगर वो भैंस पालना चाहते हैं तो जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो सर्वोत्तम मानी गई है और ये हमारे हरियाणा प्रदेश के रोहतक जींद हिसार क्षेत्र से उत्पन्न हुई है और आजकल सारे देश के अंदर ये पाली जा रही है। तो ये काफ़ी लाभदायक रहती है। जहाँ तक गाय की बात है तो हम सिफारिश करते हैं कि हमारे किसान भाई संकर नस्ल की, विशेषकर जो होल्स्टीन फ्रीजियन है या जर्सी है, जो हमारे विदेशी नस्ल हैं, उनके संकरण से जो उत्पन्न जो पशु हैं, गाय हैं,
उनको रखना चाहिए, क्योंकि ये गाय काफ़ी मात्रा में दूध भी देती हैं और थोड़े दिन ही ये दूध के लिए सूखी रहती हैं और कम उम्र के अंदर ही जो है ना ये गर्भाधान के लिए तैयार हो जाती हैं। जबकि जो हमारी देसी नस्ल है उसमें जो है उनकी 3 से 3.5 साल लगता है और ये जो संकर नस्ल की जो बछिया है वो लगभग 20 से और 22 महीने के अंदर ही पहली बार संकर नस्ल के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे हमें बहुत अच्छी जानकारी दी पशुओं की नस्लों के विषय में, तो डॉक्टर साहब कई बार होता है कि हमारे किसान भाई कहीं अच्छी नस्ल का चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है कृत्रिम गर्भाधान का। तो वो अपने पशुओं का कैसे करवाएं ये कृत्रिम गर्भाधान, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, जो कृत्रिम गर्भाधान विधि है ये एक नस्ल सुधार के लिए बहुत अच्छा तरीका है और इस विधि के अंदर हम जो है उत्तम नस्ल के सांड रखते हैं जिनकी जो माँ है उनका दूध उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर ऐसे सांडों का बीज इस्तेमाल करके हम हमारे पास जो किसानों के पास में अगर अच्छी किस्म की नस्ल की गाय या भैंस नहीं है तब भी हम जो है उनका बीज इस्तेमाल करके आगे जो संतान पैदा होती है वो अच्छे नस्ल की होती है। तो इस तरह से एक जो कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा हम एक अच्छे नस्ल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके नस्ल सुधार कर सकते हैं और अपने देश के अंदर दूध उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान विधि का एक फ़ायदा ये भी है कि जब पशुपालक किसी पशु चिकित्सक से कृत्रिम गर्भाधान करवाता है तो हमारे पशु चिकित्सक जो है उसके प्रजनन अंगों की भी जांच कर लेते हैं। अगर किसी वजह से उसके प्रजनन अंगों में कोई अगर समस्या आती है तो उसका उचित इलाज करने के बाद ही मतलब कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। दूसरा ये जो ये सुविधा है आजकल हमारे देश के अंदर प्रत्येक जो पशु चिकित्सालय वहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ तक कि अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि उनके घर पर ही रहकर ये पशु गर्भाधान किया जाए तो वो सुविधा भी हमारी जो है सरकार देती है और उसमें बहुत मामूली जो है वो फीस ली जाती है और हमारे किसान भाई को ये कृत्रिम गर्भाधान बड़ा आसानी से हो जाता है। उनका पशु जो है आगे चल के जो अच्छा बच्चा अच्छा जो है पशु मिल जाता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, यानी कि हमारे किसान भाई अपनी पशुओं की नस्लों में भी सुधार कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अब हमें एक बात और बताइए कि हम जो पशुपालन करते हैं उसमें हम अपने पशुओं के आहार की व्यवस्था कैसे रखनी चाहिए हमें? पशुपालन का 70% जो खर्चा है वो हमारे पशु आहार पर खर्च होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पशुओं को दिया जाने वाला जो आहार है वो संतुलित होना चाहिए और उसमें सारे तत्व होने चाहिए। तो ये जो संतुलित आहार है इसका मतलब ये है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और नमक, ये 5 चीज़ें जो है उसमें होना चाहिए। तो ये जो 5 चीज़ हैं ये हमारे किसान भाई उसमें अनाज है, खल है, चोकर है, नमक है और खनिज मिश्रण मिलाकर ये बना सकते हैं। एक मोटे तौर पर अगर हमारे पशुपालक भाई पशुओं के लिए संतुलित दाना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक तिहाई उसमें वो अनाज रखें और अनाज के अंदर भी बहुत सारी जैसे मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, उसको रख सकते हैं। और दूसरा जो है खल है, खल में भी जो 2-3 तरह की खल आती हैं, सरसों की खल है, जैसे मूंगफली की खल है या तिल की खल है, जो उनका पशु पसंद करता है तो वो कोई भी खल 30 से 35% के आसपास ले सकते हैं। इसके साथ साथ भी वो चोकर दे सकते हैं जिसको हमारे गांव में की भाषा में जैसे भूसी कहते हैं, छानने के आटा छानने के बाद में। तो ये चोकर भी जो है ना हमारे पशुओं के लिए बहुत लाभदायक होती है क्योंकि इसमें विटामिन बी बहुत पाया जाता है, पशु का पेट भी साफ रहता है और इससे हमारे पशु स्वस्थ रहते हैं। दूसरा पशुओं के लिए नमक भी बहुत ज़रूरी होता है और गांव की भाषा में हमारे किसान भाई कहते हैं कि भाई एक मुट्ठी जो है ना रोजाना जो है उसके बाट के अंदर नमक डाल देना चाहिए। तो ये जो नमक से पशु की प्यास बनी रहती है और जो सोडियम और क्लोराइड है उसकी भी पूर्ति होती है। इसके साथ साथ जो सबसे जो मुख्य है वो है खनिज मिश्रण और ये हमारे पशु के दाने में 2% होना जरूरी है क्योंकि इस खनिज मिश्रण के अंदर बहुत सारे तत्व हैं जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो हमारे पशु के शरीर के लिए और दूध उत्पादन के लिए ये सारे तत्व जरूरी होते हैं, वो इस खनिज मिश्रण के अंदर
मिलेर होते हैं, और ये बाजार के अंदर जहाँ मेडिकल स्टोर होता है वहाँ पर ये मिलता है। तो लगभग दाने का 2% इसमें मिला दें, या 30 से 50 ग्राम अलग से भी हमारे पशुपालक भाई पशु को खिलाएंगे। तो ऐसे विशेष मौसम में जो आजकल गर्मी का चल रहा है, तो हमारा पशु जो है गर्मी का भी प्रभाव कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगा, और उसका शरीर भी उसमें से जो दूध दे रहा है उससे ज़्यादा कमजोरी नहीं है। बिल्कुल। देखो, दाने के साथ साथ हरा चारा भी बहुत मुख्य होता है जी। पशु को वैसे तो पूरा साल हरा चारा मिलना चाहिए, और अब जैसा मौसम चल रहा है, अभी कुछ दिनों बाद हमारा जो बरसीम का चारा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे तो हमारे किसान भाइयों ने जो खरीफ के चारे हैं वो बो दिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी किसान भाई ने नहीं बोया है तो ये बहुत अच्छा मौसम है। उनके खेत जहाँ सरसों बोई थी वो खाली हो चुके हैं, तो उसमें जो 2-3 कटाई वाली ज्वार या चरीज लगा दें, मक्का भी लगा सकते हैं, और इसके साथ में जो है लोबिया की बुवाई ज़रूर करें, क्योंकि जो हमारे पशुओं को मक्का और लोबिया या ज्वार और लोबिया का अगर हरा चारा मिलेगा तो उससे काफ़ी दूध उत्पादन पशु का बना रहता है, पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, पशु को हरा चारा पसंद भी आता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी हरे चारे की बुवाई करें। और हरे चारे से देखो ये है कि पानी की भी मात्रा भी पशु को मिलती रहती है, तो ज़रूर ही इसको हरे चारे को बो दें, ताकि आगे जाने वाले महीने में है जैसे मई का या जून का महीने में उनको भरपूर हरा चारा मिल सके। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, तो ऐसे समय में पशुओं में कई बीमारियां होने का भी अंदेशा रहता है, तो इस समय कौन सा टीकाकरण हमें पशुओं में करवाना चाहिए? आजकल जैसे गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे मौसम के अंदर ये देखा गया है कि हमारे पशुओं के शरीर के ऊपर बहुत सारे परजीवी हो जाते हैं, जिन्हें हम चीचड़ है, कलीली है या ढेरे हैं जी। तो ये पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनका खून पीते हैं, और बहुत सारी बीमारियां भी पशु के अंदर ये प्रवेश कर देते हैं जी। तो इनसे बचाव के लिए तो पहला तो ये है कि अपने जहाँ पशु घर है उसकी अच्छी तरह से सफाई रखें, गोबर कूड़ा जल्दी जल्दी उठाते रहें, झाड़ू लगाते रहें, और सप्ताह के अंदर जो पशुशाला है उसकी अच्छी तरह से धुलाई करनी चाहिए, और उसमें कभी कभी फिनाइल का पानी की भी इस्तेमाल कर दें। और अगर ज़्यादा कीचड़ कलीली हैं तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, जैसे साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है। तो इनका जो घोल है वो 1 से 2 ml पर लीटर पानी में मिला के इसका शरीर के ऊपर पशुओं पर छिड़काव कर दें या उनको नहला दें, तो ये 24 घंटे के अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं। और एक बात का इसमें और ध्यान रखें कि इसी दवा का पशु घर के फर्श पर भी, दीवारों पर भी छिड़काव करें, ताकि ये दोबारा इनका प्रकोप ना हो। तो इस तरह की अगर सावधानी बरतेंगे तो हम इनसे भी जो है ना काफ़ी हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने पशुपालन के विषय में हमें बहुत ही अच्छे से और विस्तार से हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें पशुपालन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई कि पशुपालन करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, उनका आहार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, और इतनी तेज़ गर्मी में अपने पशुओं का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप इन जानकारियों से लाभ ज़रूर उठाएंगे और अपने पत्र हम तक ज़रूर भेजेंगे। और अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। आप हमारे इस पते पर तो अपने पत्र लिख ही सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमसे
सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, ईमेल, ट्विटर इत्यादि के माध्यम से। और हमारे सभी प्रसारित कार्यक्रम आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।